बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो बीए के लिए ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट हैं, बीए बीकॉम, ठीक है। और आपका जो ईवीएस सब्जेक्ट आपको मिला हुआ है, ईवीएस में यूनिट जो है आपकी 7वीं है, यानी कि ये आपकी लास्ट यूनिट है और आपके एक तरह से ये आपके लिए लास्ट लेसन है। आज के बाद आपका ईवीएस का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और सिंगल वीडियो में आपका ये चैप्टर कवर करूंगा, इसके और पार्ट नहीं आएंगे, ठीक है। चैप्टर का जो टाइटल है, नाम है, वो है मानव जनसंख्या, पर्यावरण पर उसके प्रभाव। तो देखते हैं एक बार हम अपने सिलेबस पे भी देख लेते हैं। ये आपकी लास्ट यूनिट थी, 7th यूनिट जो आज हम करने वाले हैं और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। मेन जो भी टॉपिक इससे बनते हैं आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो आपसे क्या कह रहा है। ये चैप्टर जो है आपका जनसंख्या के ऊपर है, ठीक है। इसमें जनसंख्या और जनसंख्या के जो बुरे प्रभाव हैं उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से पॉइंट शुरू करते हैं। पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पृथ्वी पर ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, ठीक है। इसी कारण हम सांस ले पाते हैं और जी पाते हैं। फिर क्या है, जल भी मानव के लिए और विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे सबके लिए जरूरी है। पृथ्वी पर जल अवेलेबल है, उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे जीवन जो है वो संभव हो पाता है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने पृथ्वी पर मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है उसको प्रभावित किया है। अब जब लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं तो संसाधनों का दुरुपयोग होने लगा है या संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन होने लगा है। इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो रहा है। आगे देखिए, पर्यावरण चक्र गड़बड़ाने के कारण प्रकृति का प्रकोप हमको देखने को मिलता है। आप देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है अचानक से इतनी बारिश आ जाती है, इतनी बारिश आ जाती है कि कई राज्यों में बाढ़ आ जाती है, लोग तबाह हो जाते हैं। तो कभी इतना सूखा पड़ जाता है कि किसान जो है वो खेती तक नहीं कर पाते, उनको पानी भी नहीं मिल पाता है। तो ये प्रकृति का प्रकोप है, भूकंप और ये जो भी होता है। तो ये सब क्यों हमें देखने को मिलता है? क्योंकि हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। मनुष्य ने, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मनुष्य ने लालच के कारण वनों का विनाश किया। देखिए मनुष्य क्या है, बहुत ही लालची है। मनुष्य ने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपने विकास के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाई। पेड़ पौधों को, वनों को बहुत ज्यादा काटा गया है, ठीक है। और वन काटे गए हैं तो इससे फिर जीव जंतु को भी नुकसान हुआ है। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आपको ये सब कुछ बताया हुआ है। फिर क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचाई है मनुष्य ने, इसका खामियाजा जो है वो भी मनुष्य, वन, जीव जंतु ये भुगत रहे हैं। यानी कि नुकसान जो है वो मनुष्य ने पहुंचाया है, लेकिन उसका नुकसान पेड़ पौधे, वनस्पतियों को और जीव जंतुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। आज जो पॉल्यूशन हो गया है इतना ज्यादा, उसका कारण भी मनुष्य है। पूरे विश्व में रोजाना हजारों वृक्ष जो हैं वो काटे जाते हैं, हजारों पेड़ जो हैं वो काट दिए जाते हैं। इन सभी मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण जो है पूरी तरीके से प्रदूषित होने लगा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारे प्रदूषण आपको इससे पहले वाली यूनिट में आपको पढ़ाए हुए हैं। फिर क्या है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच में आपस में एक गहरा रिश्ता होता है, लेकिन वो रिश्ता जो है वो एक तरह से प्रभावित हो रहा है क्योंकि मानव की गतिविधियां ही ऐसी हो गई है। उसने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। जब से मानव अस्तित्व में आया है, जब से मानव अस्तित्व में आया है, तब से उसकी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी तब से उसकी निरंतर जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। संसाधन जो है पृथ्वी पर वो सीमित है। पेड़ पौधे, जो भी संसाधन है, किसी भी तरह का कोई भी संसाधन वो सीमित है। लेकिन जो मनुष्यों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे और वही समस्या आज विश्व के सामने है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की कमी पड़ रही है। बढ़ती जनसंख्या आज संपूर्ण विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आ रही है। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या वहां की जन्म और मृत्यु दर के अंतर से मापी जाती है। ये तो आप छोटी क्लासों में ही जानते हैं कि जनसंख्या कैसे मापते हैं। किसी भी मान लो कोई क्षेत्र है, वहां पे हमें देखना है 2020 से लेकर 2025 तक जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया, तो हम इस 5 साल में वहां पर कितने जन्म हुए हैं, कितने मृत्यु हुए, इन सबको देखते हुए उसको जनसंख्या के अंतर को निकाल सकते हैं। विश्व के कुछ देशों में लिंग अनुपात काफी कम है। जो सेक्स रेशियो है वो इतना कम हो गया है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी कि कई देश ऐसे हैं, अरब कंट्री की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 300 कुछ महिलाएं हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब बुरा हाल है। कहीं पे लिंग अनुपात जो है वो बहुत ही कम है। संसार के प्रत्येक राष्ट्र में जनसंख्या के वितरण और घनत्व में बहुत बड़ी
बड़ी असमानता आएगा। सॉरी, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। बहुत बड़ी क्या है यहाँ पे, असमानता है। टाइपिंग मिस्टेक के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अब जो वीडियो है वो लिख कर नहीं बना रहा हूँ, मैं सब कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो छोटी छोटी मिस्टेक कई जगह हो जाती है। बाद में हम इसको ठीक कर देंगे, जब आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वहां पे सारी ये जो टाइपिंग के एरर है वहां पे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए क्या है कि जनसंख्या का जो घनत्व है ना, वो दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या बहुत ही कम है। एशिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, कहीं पर ऐसा है कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, 600 से ज्यादा लोग रहते हैं, 700 से ज्यादा लोग रहते हैं। आपको देखिए ये जो आंकड़े बता रहा हूं मैं, अलग अलग बुक में अलग अलग होते हैं। ठीक है, राइटर की बुक में अलग मिलेंगे, एसएल की बुक में अलग मिलेंगे, मैंने जहां से लिया है वहां से अलग मिलेंगे। तो आप इसको घबराएं नहीं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो देखिए कहीं पे 1000 मतलब वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 4 ही लोग रहते हैं, और कहीं पे तो 2 से भी कम लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा मतलब जनसंख्या जो वितरण का जो है वो असमान है। मतलब कहीं पे रह रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, और कहीं पे नहीं रह रहे हैं तो बहुत ही कम रह रहे हैं। तो हमारे देश में अनेकों समस्याएं हैं जो देश के विकास में रुकावट उत्पन्न कर रही हैं, यानी कि अवरोध बनकर सामने आ रही हैं। जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण है जो देश के विकास के सामने समस्या। देखिए जनसंख्या जब तक भयंकर बढ़ती रहेगी ना, देश का विकास नहीं हो पाएगा। अगर जनसंख्या पे काबू कर लिया तो देश का विकास हो सकता है। आपको पता है दुनिया में सबसे आबादी वाला देश जो है वो चीन है, लेकिन ने चीन डेवलप भी बहुत ज्यादा है, भारत से ज्यादा डेवलप है, आप ये जानते हैं। लेकिन चीन क्यों हो पाया डेवलप, लेकिन इसके पीछे कारण जो है उसने अपनी आबादी को कंट्रोल करा है। यानी वहां पे सख्त कानून बनाए हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और ये जनसंख्या नियंत्रण वहां पे कामयाब हो पाया है। इसीलिए भारत को भी कहा जाता है कि अगर भारत अपने देश की जनसंख्या नियंत्रण कर ले तो वो भी कहीं ना कहीं विकास कर सकता है। देखिए ऐसा माना जाता है, एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था यदि भारत ने अपने जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण नहीं किया तो 2040-2050 तक विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन जाएगा। वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या कौन है, चीन है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है भारत जो है वो चीन से भी आगे निकल जाएगा। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए शर्म की बात है, या हमारे लिए बेकार बात है हमारे देश के लिए, कि अगर जितनी बड़ी जनसंख्या हमारी हो जाएगी, संसाधनों का दोहन उतना ज्यादा होगा और उतनी ज्यादा मतलब समस्याएं हमें झेलनी पड़ेगी, विकास अवरुद्ध होता है। तो जनसंख्या वृद्धि है जो भारत की बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और जनसंख्या वृद्धि के कई सारे कारण हो सकते हैं। देखिए भारत की जो जलवायु है वो कुछ ऐसी है जिससे मतलब जनसंख्या या प्रजनन के लिए बिल्कुल अनुकूल जलवायु कह सकते हो। लोगों में अशिक्षा है, निर्धनता है, रूढ़िवादिता है, गलत अवधारणाएं हैं, लड़के की चाह है, ये सब जनसंख्या के कारण है। मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको आपको। देखिए जलवायु जो है हमारे यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है, मीडियम आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये प्रजनन के लिए उचित माना जाता है। या फिर मान लीजिए जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, जो बहुत ठंडे एरिया होते हैं जैसे यूरोप के, वहां पे जनसंख्या आप देखते हैं कम होती है। ठीक है, और अगला है अशिक्षा। अशिक्षा क्या है कि भाई लोग जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आपने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा होगा 12th क्लास में ज्योग्राफी में। अगर आपके पास सोशियोलॉजी थी तो आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा होगा, वहां पे भी ये टॉपिक था कि जनांकीय संक्रमण, जब जो हमारा समाज होता है जब वो अशिक्षित होता है उस समय क्या होती है, जनसंख्या की जो वृद्धि दर होती है वो तीव्र होती है, यानी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज विकास करने लग जाता है, धीरे धीरे पढ़ा लिखा समाज हो जाता है, साक्षर होने लग जाता है, निरक्षरता दूर होने लग जाती है, वैसे वैसे जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो भी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो आप देखोगे जैसे बिहार या फिर यूपी ऐसे राज्यों की जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अशिक्षा बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो पढ़े लिखे जहाँ पे मतलब राज्य में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वहां पे जनसंख्या कम होगी। निर्धनता, गरीबी भी एक कारण हो सकती है। देखिए गरीब जो होते हैं वो ये सोचते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उसके लाभ ज्यादा होंगे। ठीक है, किसी को हम काम पे लगा देंगे, इस काम में उस काम में, कई तरह के काम में लगा देंगे अलग अलग बच्चों को, तो उससे ज्यादा आमदनी होगी। ऐसा सोचते हैं गरीब, अनपढ़ और निर्धन लोग, लेकिन वो नहीं समझते कि इससे उनकी जो अर्थव्यवस्था है, घर की आर्थिक स्थिति है, वो और ज्यादा खराब हो जाती है। एक है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता ये है कि भाई
पुराने समय में लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे, फिर 5-5 करते हैं, 4-4 करते हैं, तो ये मतलब रूढ़िवादिता चली आ रही है कि अधिक बच्चे पैदा करना है। कुछ गलत अवधारणाएं हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ बोल दूंगा तो यहाँ पे कई सारे जो समुदाय हैं उनको बुरा लगेगा, तो आप समझ जाइए बस कि गलत अवधारणाएं किसके मन में और क्या है। इसके बाद एक सबसे बड़ी जो चीज है वो है लड़के की चाह। ये हमारे समाज में एक सबसे गलत चीज है। लड़के की चाह क्या है कि मान लीजिए कोई कपल है मैरिड, उनको लड़का चाहिए। अब उन्होंने उनका पहला बच्चा पैदा हुआ, वो लड़की हो गई, गर्ल, तो वो क्या करेंगे, दूसरा बच्चा पैदा करेंगे बॉय के लिए। मान लीजिए दूसरी भी गर्ल हो गई, तो फिर वो तीसरा बच्चा पैदा करेंगे। वो कब तक बच्चा पैदा करते रहेंगे, जब तक लड़का ना हो जाए। तो ऐसे ही ये लड़के की जो चाह है, इसने क्या किया है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 मतलब लड़कियां पैदा कर देते हैं, उसके बाद जाके लड़का होता है। तो वो जनसंख्या केवल एक लड़के की चाह में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी हमारे यहाँ पे एक गलत अवधारणा है। तो ये जो गलत अवधारणाएं हैं, ये भी इसका कारण है। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण है जो विकास के सामने समस्या बनती है। और आई थिंक ये शायद ये जो स्लाइड है ये 2 बार आ चुकी है, अभी तो हम इसको पढ़ चुके हैं, सेम स्लाइड थी। चलते हैं अगले स्लाइड में देख लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था यहाँ पे जनसंख्या को लेके। देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो आपकी एसएल की बुक में ये जो टॉपिक दिए हुए हैं 3-4-5 पेज में दिए हुए हैं, लेकिन मैंने उसको काफी शॉर्ट में और काफी मेन चीजें पढ़ाई हैं। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे नहीं ली हैं। इसलिए नहीं ली हैं क्योंकि जो टॉपिक है जनसंख्या वाला इतना आसान है, आप खुद भी पढ़ेंगे वो 2-3 पेज को अपनी बुक में, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। काम का उसमें कुछ भी नहीं है। जो काम का था मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं, वहां पे मिलेगा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। पर्यावरणीय आंदोलन आपकी चैप्टर में दिए हुए हैं। तो पर्यावरणीय आंदोलन जो है कई सारे हैं, जैसे मान लो चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आपको एक चीज याद आ जाएगी, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। चिपको आंदोलन आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, अपिको आंदोलन आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, शांत घाटी आंदोलन आपको करवाया हुआ है। बस एक आंदोलन जो था वो नहीं कराया था क्योंकि वो चैप्टर में था ही नहीं कहीं लास्ट में, वो है बिश्नोई आंदोलन। बट मैं आपको दोबारा से ये सारे आंदोलन करा देता हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम बिश्नोई आंदोलन की ही बात करते हैं। बिश्नोई आंदोलन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको इसे पढ़ के ना आपको बहुत अच्छा फील होएगा कि हमारे देश के लोगों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता कितनी ज्यादा थी। तो देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य में बिश्नोई संप्रदाय जो था वो फेमस था। बिश्नोई संप्रदाय जो थे इसके संस्थापक थे जम्बोजी। जम्बोजी ने इसकी स्थापना की थी। इसमें 29 नियम बनाए थे। 29 नियम का मतलब है 20 और 9, तो इसी से इसका नाम बिश्नोई पड़ा है। 20 से इसका नाम पड़ गया 20 और 9 से पड़ गया नोई, तो बिश्नोई इसका नाम पड़ गया। 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने एक आदेश दिया। उन्होंने बोला भाई हमें महल का निर्माण करवाना है और उसमें लकड़ियां चाहिए। अपने कर्मचारियों को बोला जाओ लकड़ी काट कर लाओ। तो बिश्नोई समाज जहां पे रहता था वहां पे खेजड़ी के वृक्ष होते थे। देखिए खेजड़ी का वृक्ष जो होता है ये कम पानी में उगने वाला वृक्ष है, ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे पानी कम हो। और राजस्थान में कई जगह ऐसे हैं मरुस्थल जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो वहां पे खेजड़ी वृक्ष जो है होते थे उस गांव में जहाँ पे बिश्नोई रहते थे। तो अब उनके जो राजा के कर्मचारी थे वो कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए वहां पर लकड़ी को काटने के लिए, क्योंकि राजा ने भेजा था। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि वहां के लोग पेड़ से कितना प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बिश्नोई समाज ने राजा के कर्मचारियों को वनों की कटाई से रोका। उन्होंने बिल्कुल कहा कि भाई एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए हमारे यहाँ से, चाहे राजा ने आदेश दिया हो चाहे किसी ने भी दिया हो, लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। लेकिन अब वो जो उनके कर्मचारी थे जो कुल्हाड़ी लेकर आए थे वो भी खामोश बैठने वाले तो थे ही नहीं, क्योंकि भाई राजा का आदेश था, बिना पेड़ काटे जाएंगे तो राजा मार देगा। तो उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में लेकर खड़े हो गए, पेड़ों को कस की पकड़ लिया। लेकिन जो कर्मचारी थे वो नहीं माने, उन्होंने उनकी एक ना सुनी और कुल्हाड़ी लिया और वार कर दिया। और सबसे पहले अमृता देवी जो थी, जो सबसे प्रसिद्ध है, अमृता देवी को मारा गया। कुल्हाड़ी से उनको काट दिया गया, मार दिया गया। वो अमृता देवी मर गई, उसने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उस पेड़ को कटने से बचाने के लिए, ठीक है। आप समझ सकते हो कि पेड़ से कितना ज्यादा प्यार था। और यहाँ पे अगर आप होते तो आप बोलते भाई काट ले जाओ पेड़, पर हमें जिंदा छोड़ दो, या मैं होता तो मैं भी यही बोलता।
तो ये था, आप समझ सकते हो कि मतलब वो समाज में कितनी ज्यादा जागरूकता थी उसको लेकर। इसके बाद क्या हुआ, उनकी बेटियों ने भी अपना बलिदान दे दिया और उसके बाद 363 बिश्नोई जो थे उन्होंने भी अपनी जान दे दी। ये सुनकर जब राजा ने सुना कि ऐसा ऐसा हो गया है वहां पर, राजा बहुत ही अचंभित रह गया, मतलब एकदम हैरान हो गया। राजा इतना हैरान हुआ सोचकर कि भाई ये कैसे लोग हैं, पेड़ कटने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो भी एक या दो ने नहीं, 363। अब आप सोचो कि कैसे लोग रहे होंगे वो, क्या उनके अंदर मतलब इतनी जागरूकता कैसे रही होगी। तो आप ये समझिए प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो तब से ये बिश्नोई आंदोलन जो था बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। राजा आया वहां पे, राजा ने देखा, राजा ने मतलब अपने कर्मचारियों को वापस ले लिया, पेड़ नहीं कटने दिए। ठीक है, तो ये कहानी जो है ये राजस्थान की कहानी है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, एक अंग्रेज थे कर्मचारी, उन्होंने जब ये कहानी सुनी भारत के बारे में, वो भी बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने विश्व के मंचों से दुनिया भर में इस कहानी को बताया। तो आप समझ सकते हो कि कितनी मतलब जागरूकता थी उस समय में। दूसरा है चिपको आंदोलन। ये जो चिपको आंदोलन में पेड़ों को पकड़ के बचाने की जो तकनीक अपनाई गई थी, ये उसी बिश्नोई आंदोलन से प्रभावित हुए हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि बिश्नोई आंदोलन 1700 में हुआ था और ये बाद में हुआ है। तो ये जो आंदोलन है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। यहाँ पे जो गांव वाले थे उनके द्वारा वनों की कटाई को रोकने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया। अनोखा तरीका क्या अपनाया गया? अनोखा तरीका ये था कि उन्होंने पेड़ों को पकड़ लिया और मतलब विरोध करा कि भाई हम पेड़ों को पकड़ के खड़े हैं लेकिन हम पेड़ को नहीं कटने देंगे। तो इन लोगों ने सरकार से खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए अनुमति मांगी थी कि हमें पेड़ काटने हैं, लेकिन सरकार ने इनको अनुमति नहीं दी थी। लेकिन सरकार ने बाहर की जो कंपनियां जो खिलौने जैसे बैट बल्ले वगैरह जो भी चीजें बनाई जाती है उसको परमिशन दे दी कि आप मतलब काटो, लेकिन गांव के लोगों को अनुमति नहीं दी। तो गांव के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। तो जब भी मतलब सरकार की तरफ से वो बाहर की कंपनी के लोग वहां पे आए तो इन्होंने पेड़ों को पकड़ लिया और उसका मतलब विरोध करा, पेड़ को कटने नहीं दिया गांव वाले लोगों ने। तो ये जो आंदोलन था ये चिपको आंदोलन था। ठीक चिपको आंदोलन का ही कॉपी आप समझ लीजिए, चिपको आंदोलन का कॉपी आप समझ लीजिए अपिको आंदोलन। ठीक है, ये दक्षिण भारत का है। ये अपिको शब्द ही आपको सुन के पता लग गया होगा कि ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। तो देखिए उत्तर भारत का चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अपिको आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। जैसे उत्तराखंड में था चिपको आंदोलन, ऐसे दक्षिण भारत में ये बन गया अपिको आंदोलन। अपिको जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है गले लगाना। तो ये आंदोलन जो था कर्नाटक में शुरू हुआ था और इनका नेतृत्व जो था वो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। इन्होंने भी वनों के कटने का विरोध करा था। कटने का विरोध कैसे किया था मैं आपको बताऊं, जब भी यहाँ पे कोई पेड़ काटने आता तो ये पेड़ों को पकड़ के खड़े हो जाते। तो इसलिए इसको अपिको आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी आप पढ़ चुके हो, क्लास 12th में भी पढ़ चुके हो और आप ईवीएस में भी मैंने आपको बताया है। नर्मदा भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरने वाली एक नदी है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतलब फायदा होता है इस नदी का। तो इस नदी पे सरकार ने एक बड़ी परियोजना जिसको सरदार सरोवर बांध परियोजना कहते हैं, इसके तहत कुछ बांध बनाने की योजनाएं बनाई थी। अब ये योजना जो बनाई थी इसका जो विरोध था वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ। स्थानीय लोगों ने, पर्यावरणविदों ने, ठीक है, और स्वयंसेवी संगठनों ने इसका विरोध किया। और इसकी जो प्रमुख थी वो थी मेधा पाटेकर। और चिपको आंदोलन के जो प्रमुख थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो नाम अगर आप याद रख सकते हो तो नाम याद कर लो। तो इन्होंने इसका विरोध करा। स्थानीय लोग ने विरोध क्यों करा? स्थानीय लोगों ने विरोध इसलिए करा क्योंकि वो उनका घर बार डूब जाता, अगर वो बांध बनते तो उनका घर डूब के शिकार में आ रहा था। पर्यावरणविदों ने इसलिए करा क्योंकि पर्यावरण को इससे हानि पहुंचती। एनजीओ वगैरह भी इनके साथ आ गए थे क्योंकि बहुत सारे गांव जो थे वो डूब के शिकार हो जाते, इसलिए ये जो परियोजना थी इसका विरोध हुआ। इस परियोजना से कई राज्यों में पानी की समस्या खत्म हो जाती। कई राज्यों मतलब यही जो जो राज्य के जो जो एरिया आते हैं उन कई एरियो में पानी की किल्लत खत्म हो जाती है और बिजली उत्पादन भी किया जा सकता था। वैसे तो ये अच्छी परियोजना थी लेकिन इससे नुकसान भी था लोगों को। तो ये मामला बहुत मतलब लंबे समय तक चला, दशकों तक, कई दशक तक चलता रहा ये विरोध। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुना, लोगों का पक्ष सुना। सरकार कह रही थी इससे फायदा होगा, लोग कह रहे थे इससे नुकसान होगा। तो सरकार ने ये कहा
सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अदालत ने ये कहा कि जो भी लोग विस्थापन मतलब यहाँ से विस्थापित होंगे, पहले उनको रहने का इंतजाम करो, यानी उनका पुनर्वास करो, पुनर्वास दो, उसके बाद आप अपनी परियोजना को चलाओ। तो ये था। अब इसी में है सरदार सरोवर बांध परियोजना, ठीक है, ये नर्मदा बचाओ। तो सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है वो 163 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं थी। ये वही परियोजनाएं थी जिसका विरोध कर रहे थे गांव के लोग। इसका विरोध ग्रामीण लोगों और पर्यावरण संरक्षकों ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य था कि सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचा दिया जाए और बिजली पैदा की जाए। तो ये हो जाएगा हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला है शांत घाटी आंदोलन। इसको हम साइलेंट वैली वाला जो मूवमेंट है वो भी कहा जाता है इसको। देखिए, ये आंदोलन जो है वो केरल राज्य से संबंधित है, क्योंकि केरल में ही शांत घाटी जो है स्थित है। ये घाटी जो है 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब जैव विविधता यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए जो यहाँ पे ये एक योजना लाई जा रही थी। जैसे ये 1980 में कुंती पूंछ नामक नदी थी, वहां पे एक परियोजना लाई जा रही थी जिसके तहत 200 मेगावाट बिजली बनाने के लिए बांध बनाया जा रहा था। तो लोगों ने इसका विरोध करा, क्योंकि बांध बनाते तो कई क्षेत्र डूब जाते और वहां पे क्या होता, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता। तो स्थानीय लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करा और वो ये कह रहे थे कि इस क्षेत्र के कई विशेष फूल हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो प्रजाति जो है वो खतरे में आ जाएंगी। और राज्य सरकार इस योजना को लागू करना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना को स्थगित कर दिया और इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, केंद्र की सरकार ने। ठीक है, तो ये एक बहुत मतलब आप कह सकते हो बड़ी लड़ाई रही होगी जिसका सॉल्यूशन निकल गया। तो ये कुछ आंदोलन थे। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं और फिर हम पढ़ेंगे एनजीटी को। एनजीटी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक कुछ ये जान लें, हालांकि इसका एनजीटी से कोई संबंध नहीं है, ये जो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ। देखिए, भारतीय संस्कृति में मनुष्य और प्रकृति का संबंध आकर्षक है। आप देख सकते हो कि ये वही भारत है जहाँ पे 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। दुनिया भर के लोग मतलब इस कहानी को सुनते हैं तो अचंभित हो जाते हैं कि लोगों को इतना प्यार पेड़ से कैसे था। तो प्रकृति से प्रेम हमें सदैव रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि पता नहीं क्या होता जा रहा है, वनों की खूब कटाई हो रही है। अथर्ववेद की बात करें, उसमें भी पृथ्वी के प्रति सम्मान प्रकट किया गया है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को सदैव बचाने, उसको सम्मान देने और उसका महत्व दिया गया है। आप देखते हो कि हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। ये जो पूजा करने का जो सिस्टम बना हुआ है ना, ये पर्यावरण के प्रति प्रेम है और पर्यावरण को बचाए हुए हैं अगर, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये आस्थाएं हैं। हमारे पूर्वजों ने भी ये कहा था, यदि मानव पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा तो खुद भी समाप्त हो जाएगा। पर आज के समय में क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, नदियां दूषित होती जा रही हैं, पोल्यूशन फैलता जा रहा है, दुनिया भर की समस्या आ रही है। तो इन समस्याओं को सुनने के लिए देखिए, अब मान लीजिए कोई क्राइम हो जाता है तो क्राइम के लिए पुलिस बैठी हुई है, पुलिस के बाद हम जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट बनी हुई है। लेकिन ऐसे ही पर्यावरण के मुद्दे भी तो हैं। पर्यावरण के मुद्दे के लिए भी सरकार ने, पहले पर्यावरण के मुद्दे के लिए भी इन्हीं कोर्ट में जाना पड़ता था, हाई कोर्ट वगैरह में। लेकिन सरकार ने क्या करा, इस सिस्टम को हटा दिया, यानी एक नई कोर्ट बना दी जिसको एनजीटी कहते हैं और उसमें केवल और केवल पर्यावरण के मुद्दे देखे जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एनजीटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण या प्राधिकरण, इस तरीके से इसका नाम आप देखेंगे। तो एनजीटी क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको आपको बताएंगे। देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, ये अधिनियम 2010 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे अंग्रेजी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर इसको शॉर्ट में हम एनजीटी भी कहते हैं। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो था पर्यावरण का संरक्षण करना, या फिर पर्यावरण में कुछ गलत होता है तो उनको सजा देना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पर जुर्माना लगाती है एनजीटी। भयंकर पर्यावरण संबंधी कानूनों का प्रवर्तन करना, ये सारी चीजें ये देखती है एनजीटी। देखिए क्या है कि विभिन्न व्यक्तियों और संपत्तियों के नुकसान के लिए सहायता देना भी एनजीटी का काम है। वनों को कटने से बचाना और नदियों को दूषित होने से बचाना, या कोई दूषित कर रहा है तो उस पर जुर्माना लगाना, ये एनजीटी का काम है। प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामले,
पर प्रभावी और त्वरित निपटारे। देखिए क्या था कि आप देखते हो हमारे देश में कितना बड़ा देश है, कितने ज्यादा क्राइम वगैरह होते हैं, तो उसके लिए अदालतों में जब जाते थे तो अदालत का जो प्रोसीजर है आपको पता है कितना लंबा प्रोसीजर है। इसीलिए इस मामले का त्वरित त्वरित मतलब तुरंत निपटारे के लिए एनजीटी बनाई गई है कि पर्यावरण को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो। निपटारा कितने समय कितना रखा गया है, 6 मंथ, यानी कि कोई भी मामला आता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको निपटा देना है। क्या हमारी अदालत में 6 महीने में कोई मामला निपटता है? नहीं, 1 2 साल 3 साल तो केवल धक्के खाने में लग जाते हैं अदालतों में। काम तो 10 10 20 20 30 30 17 17 50 50 सालों तक वो मतलब कोर्ट का फैसला होता है। कई लोग तो मुकदमा करते हैं और मर भी जाते हैं लेकिन उनका फैसला नहीं आता। इतना लंबा हमारे यहाँ पे सिस्टम है, इसीलिए एनजीटी बनाया गया है ताकि पर्यावरण के मुद्दों को तुरंत सॉल्यूशन किया जाए। ये जो निकाय है ये पर्यावरण के विवादों को सुलझाने का काम करता है। एनजीटी में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए, कम से कम 10 न्यायिक सदस्य होने चाहिए और कम से कम 10 एक्सपर्ट सदस्य होने चाहिए, ये इसमें बताया गया है। लेकिन देखिए एनजीटी के सामने बहुत तरह की समस्या आ रही है। ठीक है, समस्या क्या है? अब आपको बताया भाई एक पूर्णकालिक सदस्य होना चाहिए, 10 और सदस्य होने चाहिए, 10 एक्सपर्ट होने चाहिए। अभी हम यही पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे। लेकिन समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी रहती है। कई बार 10 की जगह 2 3 रहते हैं, यहाँ पे 3 4 रहते हैं, यानी कि सदस्य जो स्टाफ है इसकी कमी रहती है। मेन जो है इसका दिल्ली में है, बट इसके अलावा भी देश में और भी कई जगह है, पुणे वगैरह में भी इसका ये जो न्यायाधिकरण अवेलेबल है। अब बात करते हैं एनजीटी की शक्तियाँ कि एनजीटी के पास क्या पावर है, एनजीटी क्या कर सकती है। तो देखिए ये न्यायालय जो है पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन पर काम करता है। अगर कोई पर्यावरण कानून का उल्लंघन करता है, यदि सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं लगाती है तो ये सरकारों को फटकार लगाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार दिल्ली में जो ऑड इवन लाए थे जो ये केजरीवाल, इसके द्वारा इससे पोल्यूशन कम करने की बात की गई थी। और भी कई सारे मामले हैं जिसमें पोल्यूशन दिल्ली का बहुत ज्यादा है। तो दिल्ली की सरकार को एनजीटी ने कई बार फटकार लगाई है, कई बार फटकार लगाई है कि पोल्यूशन कम करने के लिए काम करो। इस न्यायाधिकरण में तीव्र पर्यावरणीय न्याय प्रदान किया जाता है। तो ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें क्या होता है, तीव्र यानी कि मतलब तेजी से, कोई भी अगर मामला आए तो तेजी से उस पर सुनवाई की जाती है। इससे उच्च न्यायालयों में आने वाले मुकदमों का बोझ कम होता है। एनजीटी वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम जैसे कानूनों से संबंधित विवादों पर सुनवाई करता है। पर्यावरण में होने वाली प्रदूषण जिससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता हो, ऐसे मुद्दे पे भी एनजीटी सुनवाई करता है। अब देखिए एनजीटी जो है उसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। अब वो महत्वपूर्ण कार्य, हाँ, एनजीटी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कौन कौन से फैसले लिए हैं देखिए। एनजीटी ने केंद्र सरकार को कहा है कि जो दिल्ली से यूपी जो यमुना नदी जाती है, तो दिल्ली से यूपी वाला जो यमुना नदी का जो 52 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, तट वाला जो क्षेत्र है, उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। इसने ये काम किया है। जब यूपीए की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ राज्य में अरण्य वन में कोयला खनन की अनुमति देती थी सरकार ने। एनजीटी को पता लगा, एनजीटी ने उसको तुरंत निरस्त कर दिया क्योंकि उससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में सरकार और एनजीटी कभी कभी आमने सामने आ जाती है, जिससे इनके बीच में समस्या आ जाती है। आपको आगे वो भी बताऊंगा। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए एनजीटी ने आदेश दिया था कि जो भी गाड़ियां, डीजल वाली गाड़ियां जो पुरानी हो गई हैं 10 साल, यानी कोई गाड़ी अगर 10 साल पुरानी हो गई है, डीजल से चलती है, तो उसको दिल्ली में चलाने की कोई परमिशन नहीं होगी। ये एनजीटी ने आदेश दे रखा है। ठीक है, एनजीटी के आदेश पर दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कारखानों पे रोक लगाया, क्योंकि पहले देखिए जहाँ पे रिहायशी इलाका मतलब वो होता है रेजिडेंशियल, जहाँ पे मतलब लोग रहते हो, और जो फैक्ट्री वाले इलाके होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जो आप देखते हो, वहाँ पे केवल इंडस्ट्री होती है। क्योंकि मान लो आपका घर है और आपके घर के बगल में कोई इंडस्ट्री है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। इंडस्ट्री से धुआं निकलेगा, नॉइस रहेगा, पॉल्यूशन होगा, आप परेशान हो जाओगे। तो जो जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री अलाउड नहीं है। कारखानों पर एनजीटी ने रोक लगा दी। और रेत खनन और अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया है। एनजीटी ने दिल्ली में एक विश्व संस्कृति महोत्सव हुआ था यमुना के किनारे आसपास, तो यमुना के बाढ़ मैदान को हानि के लिए 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। अब आप देखिए एनजीटी जो जुर्माना लगाता है ना, बहुत भयंकर लगाता है, ये ध्यान रखना है। एनजीटी के सख्त आदेशों के बाद भी, लेकिन एक कमी सबसे बड़ी हमारे देश में जो है, एनजीटी के सख्त आदेशों के बाद भी जमीनी स्तर पर इनको नहीं देखा जा सकता जो ये कानून लागू करते हैं। सरकार तथा लोगों द्वारा इसकी अनदेखी की जाती है।
बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण समस्याएं बढ़ रही है और इसके पीछे जो कारण है वो है उद्योग लगाना, ज्यादा उद्योग लगाए जा रहे हैं और पेड़ों की खूब कटाई हो रही है। तो इसके लिए कई बार एनजीटी ने बहुत सारे कानून बताए हैं, लेकिन उसका पालन अच्छे से नहीं हो पाया है। जो महान वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, उन्होंने कहा था संसार में दो चीजें अनलिमिटेड है। वो अनलिमिटेड है, एक तो ब्रह्मांड और दूसरा मानव की मूर्खता, यानी मानव जो बेवकूफी करता है। मानव की बेवकूफी के कारण ही आइंस्टाइन कहते हैं कि मानव की मूर्खता के कारण ही समाज में अनेक तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रदूषण भी है। पॉल्यूशन जो है वो भी मानव की मूर्खता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू से ही जागरूकता रही है। पेड़ पौधों, नदी, पशु पक्षी इत्यादि को किसी न किसी रूप में पर्यावरण में संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग मानकर उसको संरक्षित करने की बात की गई है। लेकिन धीरे धीरे जैव विविधता जो है भारत में वो समाप्त होती जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखो एनजीटी वर्सेज गवर्नमेंट, यानी एनजीटी वर्सेज गवर्नमेंट, इनके बीच में क्या समस्या आ जाती है ये देखिए। एनजीटी और सरकार के बीच में टकराव बना रहता है। कई बार सरकार ने इसके अधिकारों पे कटौती भी की है। एनजीटी की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि भाई देखो एनजीटी कई बार मतलब सरकार के दबाव में काम करती है। एनजीटी जो है मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इसमें जजों की संख्या जो है, जैसे आपको बताया था, एक तो वो मेन होना चाहिए, 10 जज होने चाहिए, 10 एक्सपर्ट होने चाहिए, ऐसे बता रखा है। लेकिन जजों की संख्या काफी कम है, सदस्यों का अभाव है। और अब इनके पास केस इतने ज्यादा आते जा रहे हैं, इतने ज्यादा आते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिमिट रखी है 6 मंथ। 6 महीने में कोई भी केस आएगा उसको सुलझाना है। बट केस इतने ज्यादा आ रहे हैं कि 6 महीने में सुलझा पाना भी बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है इनके लिए। ठीक है। कार्य करने की स्वतंत्रता कम होती है, दबाव रहता है पॉलिटिकल पार्टियों का, मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती है, बजट की भी कई बार कमी रहती है। ये सारी समस्याएं जो है एनजीटी को देखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी एनजीटी की तारीफ करेंगे, क्योंकि इतनी सारी चुनौतियां होने के बाद भी पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में एनजीटी जो है इसने बहुत अच्छा काम करा है। वनों की कटाई को लेकर जागरूकता दिखाई है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले एनजीटी ने लिए हैं। कचरे के प्रबंधन को लेकर एनजीटी बहुत ही सख्त निर्देश दिया है और भारी जुर्माना लगाया। एनजीटी ने कई सारी फैक्ट्रियों पे, कारखानों पे जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पर्यावरण के कई विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। और एनजीटी इतनी समस्याओं के बाद भी तेजी से काम करने वाली संस्था है। एनजीटी का क्षेत्र जो है पूरे भारत में, मतलब इसका विस्तार करने की जरूरत है, क्योंकि पूरे भारत में नहीं है, तो इसका विस्तार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है पूरे भारत में। और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सरकार इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि सरकार जब हस्तक्षेप करती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है। तो बच्चे, आज की इस वीडियो में द एंड हो चुका है अपना पूरा ईवीएस का कोर्स का, और एसओएल की बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको कराया है। इसके अलावा आप राइटर की बुक, कोई बुक पढ़ते हैं तो जैसे इराक बलूचा की बुक आती है हिंदी मीडियम में, और भी कोई बुक आती हो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। इराक बलूचा पता है मुझे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ठीक ठाक है। तो आप राइटर की बुक से पढ़ सकते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा गहराई से डीप पढ़ पाएंगे। जितना मेरे से पॉसिबल था इतने कम समय में, ये लॉकडाउन के कारण ही मैं आपको करा पाया हूँ, वरना इतनी जल्दी सिलेबस हो पाना मुश्किल था मेरे लिए, मुझे करवा पाना। पर मैंने पूरा दिन रात प्रयास किया आपके लिए, आपको पूरा कोर्स करवाया है। और इसमें मैंने जो सोर्स यूज़ करे हैं, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि आप कहाँ कहाँ से करवाते हो, तो मैंने अपने इस वीडियो में लगभग 75 से 80% जो यूज़ करा है वो एसओएल की बुक को करा है। और फिर मैंने जो इग्नू की बुक है, कई जगह पे इग्नू की बुक से भी करा है, मामूली सा 5 से 7%। और एनसीईआरटी जो अपनी बुक होती है क्लास 9-10 की, वहाँ से भी मैंने कई जगह यूज़ करा है, वो भी आप ये लगा लो 5-10% ही यूज़ करा है। ये 3 सोर्स मैंने यूज़ करे हैं। इसके अलावा मुझे अगर ज़रूरत पड़ी है तो मैंने गूगल, विकिपीडिया वगैरह से भी कई जगह पे सोर्स यूज़ करें, और तब जाके आपके लिए कोर्स बनाया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारा समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखें अच्छे तरीके से पूरे कोर्स को, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर अगले किसी नए कोर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।